नमस्कार, मैं हूं मनोज। अभी हाल के ही दिनों में संसद में महिला के लिए ये बिल पेश किया गया। आरक्षण के लिए एक बिल पेश किया गया, लेकिन उनकी जो संख्या थी, जो पास कराने के लिए जो संख्या थी वो कम हो गई। वोटिंग जो है कम हुई, लोग विपक्ष में ज़्यादा वोटिंग किए और पक्ष में कम वोटिंग किए। जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, वो इससे बहुत कन्फ्यूजन में हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कानून बना है कि नहीं बना है, क्या ये कानून पास हो गया है या कानून रद्द हो गया है। इसको लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत भ्रम है। आज हम इसी इल्यूजन के बारे में बात करते हैं, इसी भ्रम के बारे में बात करते हैं और ये समझ पाएंगे कि इसी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण देने की बात चालू की है या इससे पहले राजनीति में कोई आरक्षण अवेलेबल है, साथ साथ में एजुकेशन में आरक्षण है कि नहीं है और इसकी शुरुआत कब से हुई। वो कौन सा दो मैटर था, वो कौन से दो मामले थे जिनकी वजह से इनकी वोटिंग खराब हुई और विपक्ष जो था वो किन चीज़ों का विरोध कर रहा था। इन सब चीज़ों को समझते हैं और ये क्यों नहीं लागू हुआ और ये कानून है कि नहीं है, इन्हीं सब मामलों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जो ह्यूमन बींग्स है, जो मानव है, उनमें जो है 3 ग्रुपों में बटा हुआ है। ये मेनली 3 ग्रुप है। और जो ये आरक्षण की बात चल रही थी, जो महिला की 33% आरक्षण की बात चल रही थी राजनीति में, ये जेंडर के आधार पे था। तो जेंडर के आधार पे मानव समाज 3 ग्रुप में बटा हुआ है और वो ग्रुप कौन कौन से हैं और उनका परसेंटेज कितना कितना है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो जेंडर के हिसाब से, लिंग के आधार पे जेंडर का जो रेशियो है, वो रेशियो कैसा कैसा है, ये हम सबसे पहले समझते हैं। जो मेल का परसेंटेज है वो लगभग 50 से 51% के बीच में है और ये लगभग है, क्योंकि जनसंख्या में भी जब सेंसस होते हैं तो उनमें भी बहुत सारी त्रुटि रह जाती है। तो ये लगभग डाटा रहता है और अलग अलग जो एजेंसियां होती हैं, अलग अलग जो एजेंसी होती है, उनका अलग अलग डाटा पेश करती है। तो ये 50 से 51% के बीच में इनकी संख्या है। जो फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो 48 से 49% के बीच में है। और एक और जेंडर हमारे बीच में अवेलेबल है जिसको हम ट्रांसजेंडर के नाम से जानते हैं और बहुत सारे लोग इसको हिंदी भाषा में छक्के बोलते हैं। उनकी संख्या भी है और वो जो जनसंख्या है वो 1% के आसपास में है। बहुत सारे लोग 0.5% बताते हैं और बहुत सारे लोग 1% की बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे बात की जाए तो इनका रेशियो भी अगर इनके आधार पे देखा जाए तो इनकी संख्या भी हर जगह समान होनी चाहिए। पुरुषों की संख्या 50% होनी चाहिए और महिलाओं की संख्या भी हर क्षेत्र में 50% होनी चाहिए और ट्रांसजेंडर को भी इससे बाहर नहीं किया जा सकता। अब यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पूरी दुनिया में जो पुरुष वर्ग है वो हावी है, समाज में हावी रहा है हमेशा से, और महिलाएं पीछे रही हैं। और ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरी दुनिया में महिलाएं पीछे हैं। अगर अमेरिका की संसद देखें, जापान की संसद देखें, तो वहाँ पे भी जो महिलाओं का रेशियो है वो बराबर नहीं है। हाँ, वहाँ पे उनके राइट्स, उनके फ्रीडम, तो इनको आज़ाद करने के लिए, इनको बराबरी लाने के लिए 2 चीज़ों की जरूरत है। और वो पहली चीज़ है स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। इनकी वजह से पीछे हैं। अब इसके अलग अलग कारण रहे हैं जिनकी वजह से ये पीछे रह गई हैं। लेकिन होता क्या है, जब भी रिजर्वेशन दिया जाता है तो उससे जो जमीनी हकीकत पे जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। वो फायदे किसी और तरीके से बदल जाते हैं। जो लोग सत्ता में जाते हैं, जो लोग सत्ता में पहुँचते हैं, वो अपने आप को लोगों से अलग कर लेते हैं और जो नीचे वाले लोग रहते हैं उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की स्थिति रहती है। अगर ये चुनाव इस आधार पे होने लगे, अगर लिंग के आधार पे चुनाव होने लगे, जेंडर के आधार पे होने लगे, तो पुरुष का एक समाज बनेगा, महिलाओं का एक समाज बनेगा और इनकी भागीदारी तो बढ़ेगी। और जो इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका होगी वो ट्रांसजेंडर की होगी। ट्रांसजेंडर जिधर जाएंगे उनका पलड़ा भारी हो जाएगा और जिधर नहीं जाएंगे उधर कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये लोग, इनका एक अलग समाज बन गया। और इनका एक अलग समाज बनने का एक कारण है कि जब ये समाज से, ये जो ट्रांसजेंडर लोग हैं ये हमारे घरों के लोग भी हैं, लेकिन इन्होंने एक नए समाज का निर्माण कर लिया, क्योंकि ये परिवारों में, घरों में एडजस्ट नहीं कर पाए और ये हमेशा से एक शर्म जैसा महसूस किए और महसूस करने के बाद में इन लोगों ने एक नया समाज खड़ा कर दिया, एक नए समाज का निर्माण कर दिया। इसके लिए अलग अलग भ्रांतियाँ हैं, अलग अलग कथाएं हैं। पुराने समय से इनके लिए अलग अलग चीज़ें चलाई जा रही हैं और अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन अभी इनका एक अलग समाज बना हुआ है। तो ये इस तरीके से इनका रेशियो है। लेकिन जब हम ज़मीन पे उतरते हैं तो ये देखते हैं कि जो महिलाओं का रेशियो है वो हर फील्ड में बहुत कम है, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे फिर वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे मतलब और किसी भागीदारी के क्षेत्र में हो। उसमें आज़ादी के बाद से इनका रेशियो तो बढ़ा है, लेकिन जिस तरीके से बढ़ना चाहिए, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए, शिक्षा में इनको आरक्षण दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया, उसके बाद में नौकरियों में भी रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन राजनीति में रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन ये रिजर्वेशन जो था, ये जो आरक्षण था, वो पंचायत स्तर पे था। जो पंचायत चुनाव होते हैं उनमें पहले से रिजर्वेशन है, लेकिन जो मेन चुनाव थे, जो एमपी के चुनाव होते हैं, जो विधायक के चुनाव होते हैं, इनमें रिजर्वेशन नहीं था। तो राजनीति में 33% आरक्षण देने की बात अभी चल रही थी और ये आज से नहीं चल रही है, ये बहुत पुरानी बात है। पंचायतों में आरक्षण है 1992 से ही लागू है, जब त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था बनाई गई, 3 स्तर की चुनाव व्यवस्था बनाई गई, तभी से पंचायत में आरक्षण महिलाओं के लिए लागू है। लेकिन वो कैसा होता है, रोटेशन बेसिस पे होता है। मतलब एक सीट अगर महिला के लिए आरक्षित हो जाएगी तो अगले साल में वो रोटेट हो जाएगी, बदल जाएगी और ऐसे करके उनका रोटेशन चलता रहेगा। लेकिन ये वाला जो भी आरक्षण लाया जा रहा है और ये कानून बन गया है, ये आज नहीं तो कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी लागू होगा, लेकिन अभी लागू नहीं हो पाया है। पहली कोशिश 1996 में महिला को राजनीति में आरक्षण देने की बात की गई और उस समय जो है HD देवगौड़ा की सरकार थी, लेकिन वो असफल नहीं हो पाया। उसके बाद में
19 और 21 सितंबर में 2003 में मोदी की सरकार में ये वाला कानून लाया गया और ये कानून संसद में, राज्यसभा में और लोकसभा में पास हुआ और एक कानून बन गया कि 33% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन डाल दी गई। वो कंडीशन क्या थी कि ये कानून जनगणना के बाद लागू किया जाएगा। जब भी जनगणना होगी आने वाले दिनों में, तब ये जनगणना करने के बाद में कानून लागू किया जाएगा। यानी 33% आरक्षण राजनीति में महिलाओं को तब दिया जाएगा जब जनगणना हो जाएगी। और दूसरा जो शब्द इसमें सबसे बड़ा जरूरी था, डिलिमिटेशन, जिसको हिंदी में परिसीमन बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इनके बाद होगा। और ये चीजें, दोनों चीजें नहीं हुई, ना तो जनगणना हुई और जब जनगणना नहीं हुई तो परिसीमन नहीं हुआ, और इसी का विपक्ष विरोध करता रहा। और एक और चीज जुड़ के आई, जब महिलाओं की बात हो रही है, यहाँ पे जेंडर की बात हो रही थी, एक जेंडर को आरक्षण दिया जाएगा, उनकी संख्या जो है 33% की जाएगी। अब ये ऐसा नहीं है कि 33% रहेगी, ये संख्या 100% भी हो सकती है, क्योंकि बाकी जो सीटें रहेंगी उन पे चुनाव महिलाएं भी लड़ सकती हैं, लेकिन जो 33% सीटें रहेंगी उन पे चुनाव महिलाएं ही लड़ेंगी। और ये अगर जो सीट रिजर्व की जाएगी वो सीट कम से कम 15 साल के लिए महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगी। उन सीटों पे महिलाएं चुनाव लड़ेंगी और जो राजनीतिक पार्टियां होंगी उनको उन सीटों पे इन महिलाओं को ही टिकट देना होगा, तभी वो संसद में जाके और जो विधानसभाएं हैं उनमें जाके जो है महिलाओं की संख्या ही बढ़ेगी। अब यहाँ पे समस्याएं क्या है इनको लेकर, जनगणना और परिसीमन को लेकर, दोनों चीजों को एक लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, और वो प्रॉब्लम क्या है। अब ये जनगणना और परिसीमन का संबंध क्या है, इसका बहुत बड़ा संबंध है। जनगणना जो है हर 10 साल में की जाएगी, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में है और ये हो भी रही है, और 10 साल के बाद में हो रही थी। सबसे पहली जनगणना अपने देश में 1872 में हुई, जब लॉर्ड मायो अंग्रेजों की सरकार में वायसराय था, उस समय जनगणना की गई। लेकिन ये जनगणना आधी अधूरी थी, बहुत ब्रेक कर करके की गई, लंबे समय तक चली और इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। जनगणना प्रॉपर हो भी नहीं पाई, पेपर के माध्यम से थी। उसके बाद में जो सबसे पहली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई, और ये जनगणना परफेक्ट जनगणना मानी जाती है, जो भारत की पहली जनगणना है। इसके बाद में सेंसस जो है हर 10 साल के बाद में होते रहे। अभी का जो सेंसस हमारे पास में अवेलेबल है वो 2011 में हुआ था। 2021 में जनगणना कोरोना के चलते नहीं हो पाई, बाधित हो गई, रोक दी गई, और अब वो जनगणना 2026 में, यानी कि अभी अप्रैल 2026 में चालू हो गई है, और अब ये शुरू हो गई है और जाके 2027 तक कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी एक सबसे खास बात है कि ये वाली जनगणना पेपर के माध्यम से ना होकर वाली जनगणना जो है ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी, क्योंकि अब जो है हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, जो सोशल मीडिया है, इसका जमाना बहुत बढ़ गया है और हम इसमें काफ़ी आगे निकल गए हैं। तो ये ई जनगणना होगी, और जनगणना कराने का जो काम होता है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का होता है, उसके अंडर में आता है, उसके रजिस्टर में ही इसकी फाइनल एंट्री होती है। अब 2027 में ये वाली जनगणना होगी। जनगणना के बाद में ये पता चलेगा कि हमारी जनसंख्या कितनी है और एक्चुअल जनसंख्या कितनी है, और जनसंख्या के साथ साथ में लोगों की स्थिति कैसी है, कितनी जातियाँ कौन सी हैं। साथ साथ में हमें ये भी पता चल जाएगा कहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था कैसी है, कौन से गाँव कितने डेवलप कर पाए हैं, कहाँ पे कौन सी स्थिति है, कितना बदलाव हुआ है, ये सब सारी चीज़ें पता चलेगी। साथ साथ में यहाँ पे जो परिसीमन की बात कर रही है, इसी जनगणना के आधार पे डिलिमिटेशन की बात की गई है। अब डिलिमिटेशन को लेकर एक समस्या है। समस्या क्या है कि जिसका काम होता है पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे सीट का निर्धारण करना। अभी ये एक बार में 2002 में इसमें क्या हुआ था कि इसका एरिया बढ़ा दिया गया है। तो सीधा सा सवाल है कि परिसीमन का मतलब है या तो क्षेत्र को बढ़ा देना, यानी कि एरिया को बढ़ा देना, या एरिया को घटा देना। दूसरे शब्दों में जनसंख्या को बढ़ा देना है, जनसंख्या को घटा देना। तो स्टेट और सेंटर के सीटों को कम ज्यादा करने का जनसंख्या के आधार पे कम की जाएंगी, ज्यादा की जाएंगी, ये परिसीमन का मतलब है। जो सीटें हैं जनसंख्या के आधार पे उनको बढ़ाया जाना चाहिए, डिलिमिटेशन करना चाहिए। 1952 में सबसे पहली बार कमीशन ऑफ डिलिमिटेशन बनाया गया और यहाँ पे सीटों की संख्या निर्धारित की गई। अब यहाँ पे जब देश आजाद हुआ तब सीटों की जो संख्या थी वो 498 के आसपास में थी। संसद की जो सीटों की संख्या थी 498 थी। समय समय पे कई सारे स्टेट जो है भारत में जुड़े। 1963 में, 1973 में सीटों की संख्या में बदलाव किया गया और ये जनगणना के आधार पर किया गया। लेकिन जब 1971 की जनगणना हुई तो ये पाया गया कि जो दक्षिण भारत है वहाँ की जनसंख्या घट गई है, उन लोगों ने अपनी जनसंख्या कम की है। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि उन लोगों ने अपनी एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाया है, एजुकेशन बढ़ाया है, स्वास्थ्य को बढ़ाया है। और यहाँ पे ये पाया गया, और उत्तर भारत वाले जितने भी राज्य थे उनकी जनसंख्या क्या हुई है, बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर इन सीटों का बंटवारा जनसंख्या के आधार पर कर दिया जाता तो जो दक्षिण भारत का वेटेज था, जो उनकी सीटों की संख्या थी वो बहुत कम हो जाती, क्योंकि उन्हें जनसंख्या कम की थी। और उत्तर भारत के लोगों ने जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं किया, उन्होंने बहुत तेजी से बढ़ाया। अगर उनको सीटें दी जाती तो उनकी सीटें ज़्यादा हो जाती, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, संविधान का जो कॉन्सेप्ट है, वो बिगड़ जाता, एकदम से बिगड़ जाता। और इसलिए इस पर रोक लगा दी गई, और ये रोक 2001 तक लगाई गई कि 2001 की जनसंख्या तक लगभग 30 सालों का 25 सालों का मौका लोगों को दिया जा रहा है। उत्तर भारत के लोग अपनी जनसंख्या को स्थिर करेंगे, कम कर लेंगे, और दक्षिण के लोग अपनी जनसंख्या को कांस्टेंट रखेंगे। अगर इस आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया तो लोग भी अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चालू करेंगे। लेकिन 2001 की जब जनगणना हुई तो वहाँ पे इसका उल्टा हो गया। दक्षिण भारत के लोगों ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में रखा, उनकी जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन उसका जो रेशियो था वो उतना ज़्यादा नहीं था, वो बहुत कम था। लेकिन उत्तर भारत के लोगों ने अपनी जनसंख्या को बढ़ाना कम नहीं किया, घटाया नहीं, बल्कि बढ़ाते हुए चले गए, उनकी जनसंख्या बढ़ती हुई चली गई। और 2001 में फिर से कानून बनाना पड़ा। यहाँ पे सीटों में कुछ बदलाव किया गया। क्या किया गया? सीटें तो चेंज नहीं की गई,
सीटें इसलिए नहीं चेंज की गई क्योंकि उनका एरिया बढ़ा दिया गया, यानी कि एक संसद के अंडर में जो लोगों के वोट होंगे उनकी संख्या बढ़ा दी गई, मतलब ज़्यादा लोग वोटिंग करेंगे, उनके अंडर में ज़्यादा लोग आएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके की चेंजिंग की गई। उसके बाद में फिर से कानून बनाया गया और 2026 तक इसको स्थगित कर दिया गया। इसमें एक प्रॉब्लम और थी, संसद भवन में सीटों की संख्या की कमी। अभी कुछ दिन पहले जब नया संसद भवन बन रहा था तो इसके लिए बहुत सारे लोग लड़ाई झगड़े कर रहे थे, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्यों बनवा रहे हैं, ज़्यादा पैसा खत्म हो जाएगा, बहुत सारे। लेकिन ये बनवाना सरकार की मजबूरी थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, चाहे कांग्रेस की सरकार होती या किसी और की सरकार होती, संसद भवन का निर्माण करना था क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ानी थी। अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ती तो वहाँ पे बैठने की जगह नहीं होती। अगर सीटों की संख्या बढ़ा दी जाती तो ये 2026 तक इसकी रोक लगा दी गई थी। और इसके बाद में ये किया गया था कि डीलिमिटेशन किया जाएगा, एरिया तो बढ़ाया गया, नंबर तो बढ़ाए गए, लेकिन सीटों की संख्या को स्थिर रखा गया। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो संसद होता है वो केवल वोट करने के लिए होता है, वोटिंग के लिए नहीं होता। वो क्या करता है, जो उसके अंडर में वोटिंग होती है, जो उसका एरिया होता है, वो अपने मेंबर का संसद में जाके उनको रिप्रेजेंट करता है और जो योजनाएं और जो बहस वहाँ पे होती है, जो लागू की जाती है, उनको लाके अपने पब्लिक के बीच में बताता है। वो बहुत सारे सांसद ऐसे होते हैं जो अपनी जनता की बातें संसद में लेके जाते हैं और जो संसद में डिस्कशन होता है उसको अपनी जनता के बीच में लेके आते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो जीतने के बाद में ना तो जनता का ख्याल रहता है और ना अपने लोगों का। इसी तरीके से जो विधायक होते हैं उनका भी अपने क्षेत्र की जनता के लिए यही होता है, यानी कि आपके एक वोट की कीमत जो है वो आपकी बातों को संसद तक पहुंचाएगी, उसका सीधा मतलब होता है। और यहाँ पे परिसीमन का जो मतलब है वो सीधा यही मतलब है। अगर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो लोग वोट करने वाले लोग हैं, तो एक सांसद जो है आपकी बातों को संसद में अच्छे तरीके से नहीं रख पाएगा। तो यहाँ पे यही चीज है। अब क्या कारण है कि महिलाओं को जो आरक्षण दिए गए, अभी ये अगर परिसीमन हो जाएगा, डिलिमिटेशन हो जाएगा, संसद बन के तैयार है, 2026 में जनगणना चालू हो चुकी है। अगर ये जनगणना हो जाएगी, इसके आधार पर सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अगर आज की डेट में ही महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए तो जितनी भी सीटें हैं, 543 जो सीटें हैं, उनमें ही 33% आरक्षण उनको मिल जाएगा। अगले जब चुनाव होंगे, तो जब भी चुनाव होगा, राज्यों में जब चुनाव होगा, तो उनके लिए भी महिलाओं को सीट देनी पड़ेगी और पुरुषों की संख्या घट जाएगी। लेकिन अगर डिलिमिटेशन हो जाएगा तो जितने सांसद अभी उसमें बैठे हुए वो लोग तो बरकरार रहेंगे ही और महिलाओं को भी जगह मिल जाएगी। तो ये चीज मेंटेन रहेगा, इसमें कम ज्यादा नहीं होगी। अब क्या रीजन है जिनकी वजह से महिलाएं पीछे हो गई? सबसे पहली चीज है एजुकेशन। इनको बराबर जो है शिक्षा नहीं मिली, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला, ये बाहर नहीं निकल पाई और उनकी वजह से पीछे रह गई। एम्प्लॉयमेंट में जो इनका रेशियो है वो 25 से 30% के बीच में है। अगर 100 लोग काम करते हैं, महिलाओं की जो संख्या है 25 से 30 ही है और पुरुषों की संख्या 70 है। तो इसकी वजह से भी इनको आरक्षण देना जरूरी है। अगर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वेजेज गैप, जो महिलाओं को जो वेजेज दिया जाता है, जो पैसे दिए जाते हैं, जो सैलरी दी जाती है, वो बहुत कम दी जाती है, ज़्यादा नहीं दी जाती है पुरुषों के मुकाबले में। यहाँ पे भी इनकी इक्वलिटी वाला व्यवहार नहीं है। पॉलिटिक्स में अभी जो है 15 संसद में जो संसद भवन है और अपने 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में केवल 2 ही महिला मुख्यमंत्री हैं, बाकी के सब मेल मुख्यमंत्री हैं। और इनकी जो महिलाओं की संख्या 15% है और ये महिलाएं भी आम परिवार से नहीं आती हैं। ये लोग राजनीति से बड़े बड़े घरानों से हैं और कई सारे लोगों ने टिकट इसलिए लिया है क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं लड़ सकते हैं चुनाव, इसलिए उनकी महिलाओं ने लड़ा है। तो ये लोग वहाँ पे संसद तक पहुँचे हैं, आम लोग नहीं पहुँचे हैं। अब सोशल इंडिकेटर जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जिनकी वजह से जो कारण है महिलाओं का पीछे रहने का, जो मेल और फीमेल की तरह महिलाओं को देखते हैं, इसकी वजह से भी ये पीछे हैं। अब बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आता है कि कानून बना देने के बाद में अगर 33% महिलाएं या 50% महिलाएं संसद में पहुंच जाएंगी तो क्या जो नीचे के महिलाएं हैं उनमें कुछ इंप्रूवमेंट होगा? तो इसका 2 जवाब है, एक होगा भी हाँ और एक जवाब है ना। हाँ होने का क्या रीजन है? अगर होगा कब? जब वो महिलाएं उस संसद में जाके इन महिलाओं की बात रखेंगी, इनकी बात उठाएंगी, इनकी जो समस्याएं उनकी बातें करेंगी, तब तो विकास होगा। अगर वो सांसद बनने के बाद में राजसी माहौल में जिएंगी और इनका कोई ख्याल नहीं रखेंगी तो कोई विकास नहीं होगा। साथ साथ में इसका दूसरा तरीका भी है, अगर लोग व्यक्तिगत लेवल पे इन महिलाओं का डेवलपमेंट करें तो भी इससे ज़्यादा विकास हो सकता है। कहाँ पे रोक लगा है कि 100% सीटों पे ये महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती? कहाँ पे लिखा है कि 100% लोग जो है महिलाओं को वोटिंग नहीं कर सकते हैं? और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हमारे समाज में अवेलेबल हैं जो जिनमें लीडिंग क्वालिटी है, जो लीड कर सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी हुई हैं और बहुत ज़्यादा वो लोग एक्टिव भी हैं, तो इन लोगों को आसानी से लाया जा सकता है। ये लोगों की सोच का फर्क है। अगर लोगों के दिमाग को चेंज किया जाए, अगर लोगों की मानसिकता को चेंज किया जाए तो इनको आगे जो है आसानी से लाया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक